सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो में हम ढेर सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं पहले भी और आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, ऑटो हॉर्न ने, एडिसन ने या विलियम रॉन्गजेन ने? किसने किया था? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द विलियम रॉन्गजेन ने। किसने किया था एक्सरे का आविष्कार? विलियम रॉन्गजेन ने किया था। आपको पता है, कहीं शरीर में किसी भी हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी को चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। उससे पता चलता है कि हाँ, हमारी हड्डियां, हमारे जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हड्डियों में कहीं कहीं क्रैकिंग तो नहीं आ गई है। तो ये एक्सरे की देन है। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विलियम रॉन्गजेन ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? साइंस की देन कौन सी है इसमें से? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल या ऊंट? दोस्तों, बैलगाड़ी बैल से चलती है, घोड़ा गाड़ी घोड़े के द्वारा चलती है, ऊंट की सवारी हम करते हैं। तो ये सभी क्या पशु हैं। लेकिन धीरे धीरे मानव ने क्या किया, मानव ने ऐसे वस्तुओं का निर्माण किया जिससे उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो गई, और आसान हो गई। सबसे पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर बड़ी गाड़ियां। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये क्या, ये विज्ञान, साइंस और प्रौद्योगिकी की देन है, साइकिल। क्वेश्चन नंबर 3 है, एजुसेट क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? जो कृषि का क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक वृद्धि हो रही है, चाहे गेहूं की उपज हो, धान की उपज हो, सब में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि को हम किस क्रांति के नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है इसे हम दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दूध क्रांति को हम श्वेत क्रांति कहते हैं, यानी कि दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से संबंधित है ये। लेकिन जो हरित क्रांति है यह कृषि से संबंधित है, याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईंधन के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? मिट्टी का तेल, एलपीजी, लकड़ी या उपरोक्त सभी? दोस्तों, अगर हम आधुनिक समय की बात करें, आज के समय की बात करें, तो आज आप सभी को पता है कि आज के समय में ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी सिलेंडर होता है, ये ईंधन के रूप में प्रमुख रूप से प्रयोग होने लगा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बा होगा, एलपीजी। आधुनिक अगर यहाँ पर नहीं कहा होता दोस्तों, अगर सिर्फ इतना कहा होता कि ईंधन के रूप है, तो मिट्टी का तेल, लकड़ी, एलपीजी, उपरोक्त सभी होते। लेकिन यहाँ पर ईंधन का आधुनिक रूप पूछा है। आधुनिक समय में जो सबसे अधिक यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? एलपीजी सिलेंडर ही तो यूज हो रहा है, आप सभी लोगों को पता है। इसीलिए आधुनिक की वजह से यहाँ पर ऑप्शन बात सही है। वरना अगर आधुनिक ना लिखा होता तो ये सभी क्या है, ये सभी ईंधन के ही तो रूप है, चाहे एलपीजी हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे लकड़ी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोरंजन के साधन है कंप्यूटर, वीडियो गेम, टेलीविजन या उपरोक्त सभी? तो आज के समय में मनोरंजन के साधनों में कंप्यूटर भी है, वीडियो गेम भी है, टेलीविजन भी है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, संघनन या इसमें से कोई नहीं? दोस्तों, जब पानी उबलता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? उबलने पर क्या निकलता है? भाप निकलती ना, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। उसी क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है वाष्पन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऊर्ध्वपातन आपको पता है, जब कोई ठोस वस्तु सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाती है तो वह क्या होती है? वह ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। जैसे कि कपूर और नौसादर, ये सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, बिना द्रव अवस्था में बदले। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है? दोस्तों, अभी मैंने आपको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया भी बताई है। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न बदल के सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है,
जैसे कि कपूर हुआ, नौसादर हुआ, ये दोनों ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये होते हैं, ये इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या है और इससे एग्जाम्पल बताइए। तो दोस्तों, कोई भी वस्तु जब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है तो वह होती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। तो यह नौसादर और कपूर इसके एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कपूर को जैसे ही हम जलाते हैं वो क्या होता है, तुरंत गैस में बदल जाता है। तो ऑप्शन आ और बा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन दा जो है आ व बा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलवाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? दोस्तों, जलवाष्प का द्रव में बदल जाना गलनांक, वाष्पन, संघनन या इनमें से कोई नहीं। जब जल की बूंदें वाष्पित हो करके नदियों से, समुद्रों से जब पानी वाष्पित होता है, जब धूप लगती है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पानी वाष्प बन करके ऊपर उठता है और वही वाष्प ऊपर जा करके द्रव में बदलता है, जो हमें बारिश के रूप में बूंदें दिखाई देती है। तो द्रव में जब ऊपर जाके बदलता है, बादल बनता है, तो वह द्रव में बदलने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं संघनन। संघनन के पश्चात ही क्या होती है, बारिश होती है। तो ऑप्शन सा जो है संघनन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दाब का मात्रक है। दोस्तों, दाब P बराबर होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F/A। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देखिए कहां पर है, किस ऑप्शन में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन द में, ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्र तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है। समुद्र तल पर दाब मापी के पारे में कितनी ऊंचाई होती है, आप सभी लोग को पता है, फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ। 60 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। राइट आंसर है 76 सेंटीमीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर पारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? पेशीय बल का मतलब होता है जिसमें हमारे अंग प्रयोग होते हैं, यानी कि हम अपने हाथों से कोई काम कर रहे हैं तो हमारे हाथों की पेशियां उसमें यूज हो रही हैं। जैसे कि कुली के द्वारा हाथ से ठेला या बोझा ढोना, कुली के द्वारा हाथ से ठेला या हाथ ठेला द्वारा बोझा ढोना। यहाँ पर बताया जा रहा है जो कुली है वो हाथ ठेला के द्वारा क्या करता है, बोझ को ढोता है। इसके अलावा ऑप्शन सा में दिया है बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, उससे उसके पैर की पेशियों में गति हो रही है। बच्चे के द्वारा कुएं से पानी खींचना, कुएं से पानी खींचने में क्या होगा, हाथों का यूज होगा ना, हाथों से बल लगेगा, तो यहाँ पर भी पेशियां यूज होंगी। लेकिन सेब का पेड़ से गिरना, इसमें किसी का हाथ पैर या कुछ लग रहा है, सेब पेड़ से अपने आप गिर रहा है ना। तो ऑप्शन बा जो है ये क्या है, ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण है। क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो नीचे, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है न्यूटन का। न्यूटन ने हमें बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, आपको पता ही है। तो सेब का पेड़ से गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। कोई भी वस्तु नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? मशीनें क्या करती हैं, आमतौर पर हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। आपको पता है कि जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, जो मशीनें हैं वो क्या करती हैं, हमारे काम को क्या करती हैं, आसानी तो बनाती हैं, हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाती हैं, हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाती हैं, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना या हमारे कार्य को शीघ्र करने में सहायता देना। दोस्तों, हमारे कार्य को शीघ्र करने में सहायता देना ही क्या होता है, जो मशीनें होती हैं वो क्या करती है, हमारे जीवन को आसान बनाती है। जैसे कि मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर में हम क्या करते हैं, चीजों को तुरंत पीस लेते हैं। अगर वही चीज हमें सील बट्टे पर पीसनी हो, कोई भी मसाला हो, तो कितना अधिक टाइम लगेगा। लेकिन विज्ञान ने, मशीन ने क्या किया, हमारा काम आसान कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा कार्य सुविधाजनक हो जाता है, हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बना देता है, कौन, मशीन। इसके अलावा हमारे कार्य को शीघ्र करने में भी सहायता देता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सा जो लिखा है, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, ये बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सा जो है यही क्या, ये मशीन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पत्ती में पाए जाने वाले रत्न कहाँ स्थित होते हैं? दोस्तों, पत्तियां जो होती हैं इस तरीके की होते हैं पेड़ों की, तो इसमें आप देखते हो जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं,
ये ऊपर से पत्ती बिल्कुल सॉफ्ट होगी जब आप छुओगे, नीचे आपको ये जो रत्न है ये नीचे से जब आप टच करोगे पत्ती को तो ये आपको खुरदुरे दिखाई देंगे। तो ये रत्न कहाँ आते हैं? निचली सतह पर आते हैं ना, तो ऑप्शन आ जो है निचली सतह पर, ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? तने में, जड़ में, पत्तों में या पुष्प में? तो पौधों में मूल रोम पाया जाता है जड़ों में, ऑप्शन बा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुंकेसर, स्त्री केसर, दलपुंज या बाह्य दलपुंज? आप सभी को पता है नर भाग मतलब पुरुष भाग, उसे कहते हैं पुंकेसर, ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हम देखते हैं, एल्कीन का उदाहरण है एथेन, मेथेन, एथिलीन। एथेन मेथेन किसके उदाहरण है? एथेन मेथेन एल्केन के उदाहरण है। ऑलरेडी मैंने जो बहुविकल्पी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग को पढ़ाए हैं उसमें मैंने बताया है कि एथेन और मेथेन एल्केन के उदाहरण है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और जो एल्कीन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा n की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो दोस्तों तो यहाँ पे मिलेगा हमें C2H4। तो इस तरीके से ये हो गया एथिलीन का फार्मूला, यानी कि जो एल्कीन है वो किसका यहाँ पर उदाहरण क्या है एल्कीन का? एथिलीन। तो CnH2n इसका फॉर्मूला होता है, और मेथेन एथेन का तो आपको पता है C2H6 और मेथेन का CH4 इस फॉर्मूले से। तो ये यहाँ पर मैंने एल्केन भी आपको बता दिया और एल्कीन भी बता दिया। एल्कीन का एग्जाम्पल यहाँ पर ऑप्शन सा है एथिलीन। तो फॉर्मूला भी आप अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जो एथेन और मेथेन होते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एथिलीन और एसिटिलीन जो होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है कार्बन, जिंक, लेड या क्लोरीन? तो कार्बनिक यौगिक का तो कार्बन तो उसमें पाया ही जाएगा, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है मेथेन, एथेन, एसिटिलीन या इनमें से कोई? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि मेथेन और एथेन ये एल्केन के उदाहरण है। किसके? एल्केन के। ये दोनों एल्केन के उदाहरण है। इसमें बचा कौन अब? एसिटिलीन। तो राइट आंसर है एसिटिलीन, ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। यह एल्काइन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा आप लोग। और इसका फार्मूला क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2। इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, खमीर का उपयोग होता है औषधि निर्माण में, अल्कोहल बनाने में, बेकिंग पाउडर उद्योग में या उपरोक्त सभी में? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी में खमीर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? आसवन विधि, वाष्पन विधि, निर्जलीकरण विधि या पास्चर विधि? दोस्तों भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि में यहाँ पर राइट आंसर है निर्जलीकरण विधि, यानी कि उसमें से जल को निकाल देंगे ताकि वह भोजन बहुत दिनों तक चल पाए। क्योंकि भोजन रहने से क्या होगा, उसमें नमी आ जाएगी और नमी आने से वह भोजन खराब होने का डर रहेगा, इसलिए उसको निर्जलीकृत कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है पास्चर विधि, आसवन विधि, शीतलन विधि या इनमें से कोई नहीं? आपको अच्छे से पता है अगर खाना बच गया है या कोई भी चीज बच गई है तो हम उसको कहाँ ले जाके रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है और वह खाद्य पदार्थ और कई दिनों तक चल जाता है। तो भोजन संरक्षित करने का जो प्रमुख विधि है वो क्या है? शीतलन विधि। हम फ्रिज में क्या करते हैं, चीजों को रख देते हैं ना, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं ताकि वह वैसे ही पड़ा रहे, फिर हम जब निकालें खाने के लिए तो वैसे ही हमें मिले। तो इसे ही हम क्या कहते हैं हिंदी में? शीतलन विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, खान एवं खनिज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1952 में? दोस्तों खान एवं खनिज अधिनियम 1947, 1948, 1950, 1952, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो खान एवं खनिज अधिनियम 1952 में आया, और दोस्तों संशोधित 1957। आप बहुत जगह इसको सर्च करोगे तो आपको 1957 भी मिलेगा। तो यहाँ पर 1957 तो है नहीं ऑप्शन में, 1952 में पहली बार आया। तो यहाँ पर पारित हुआ पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें से सिर्फ यही वाला आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन द जो है 1952। तो 1952 में खान एवं खनिज अधिनियम आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको यही मिलेगा। गूगल पे सर्च करके आप देखोगे तो भी आपको 1952 मिलेगा, और 1957 भी मिलेगा, संशोधित भी मिलेगा।
तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन द ही सही माना जाएगा कि इस समय ये अधिनियम आया था, खान और खनिज अधिनियम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन द ही सही होगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप सर्च करोगे तो आपको यही मिलेगा, 1952 और 1957 भी मिलेगा आपको, लेकिन संशोधित लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में, रासायनिक उर्वरक उद्योग में, विद्युत उद्योग में या चीनी मिलों में। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा, विद्युत उद्योग में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से, जिन पर पड़ने वाला प्रकाश यहाँ पर होगा आंशिक रूप से निर्गत होता है, वे कहलाते हैं अपारदर्शक, अल्प पारदर्शक, पारदर्शक या प्रदीप्त। दोस्तों वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वे कहलाते हैं अल्प पारदर्शक। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या होता है, निर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है, सूर्य से, बिंदु प्रकाश स्रोत से, सभी प्रकाश स्रोतों से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सूर्य से तो छाया बनती ही है, आपको पता ही है। सूर्य के प्रकाश में अगर आप खड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी परछाई आपको दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पर बिंदु प्रकाश स्रोत दिया, बिंदु प्रकाश स्रोत, बिंदु किसी बिंदु से अगर लाइट आ रही है तो उसकी उपछाया नहीं आपको दिखाई देगी। तो ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पृथ्वी पर उपछाया से होकर यानी कि चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ रही है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है यानी कि मून है, ये सन है और ये अर्थ है हमारा। तो ये यहाँ पर आप देखिए चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो जो चंद्रमा की छाया है वो किस पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी ना। तो इस सिचुएशन में पृथ्वी को सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो इस सिचुएशन में बनेगा सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर होगा सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन आ जो है सूर्य ग्रहण दोस्तों ये राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ नहीं पा रहा, किसकी वजह से, चंद्रमा की वजह से, इसीलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण की घटना होगी, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है, यानी कि चंद्रमा गुजर रहा है पृथ्वी पर छाया करते हुए, इसीलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो रहा है। ठीक अगर यहाँ पर इस तरीके से जहां पर मून है वहां पर अर्थ को आप रखिए, यहाँ पर अगर पृथ्वी आती है हमारी, सूर्य अपनी जगह पर है, ठीक है, और यहाँ पर मून आता है यानी कि चंद्रमा। तो यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी, तो चंद्र ग्रहण होगा इस तरीके से। क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं देगा पूरी तरीके से, आपको पता है कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो चंद्रमा पर छाया पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जब चंद्रमा की उपछाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो पृथ्वी पर उपछाया कर रहा चंद्रमा, पृथ्वी पर छाया कर रहा चंद्रमा, तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी छाया करेगी चंद्रमा पर तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से मलेरिया के रोगाणु का वाहक कौन है, घरेलू मक्खी, टिड्डा, तितली या फिर मच्छर। आपको पता है कि मच्छरों के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है, तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिजैविक औषधि है पेनिसिलिन, इंसुलिन, ऑल्ड्रिन या ऑक्सिन। राइट आंसर है ऑप्शन अ पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्बन के दो अपर रूप हैं ग्रेफाइट, हीरा, आ व बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सा, आ और बा दोनों, ये क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रोकार्बन बना होता है, आप सभी को पता है, कार्बन से और हाइड्रोजन से, तो ऑप्शन सा जो है आ व बा दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, मैंने बार बार आपको बताया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि CH4, C2H6,
मेथेन, एथेन ये सब क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन सा जो है आ व ब दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त अवस्था में, यौगिकों में, अ व ब दोनों या केवल अपने अपर रूपों में? राइट आंसर है अ व ब दोनों, यानी कि मुक्त अवस्था में भी और यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए पदार्थों में किस पदार्थ में कार्बन नहीं पाया जाता है? रोटी में, चीनी में, नमक में या कोयला में? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सा नमक में, क्योंकि नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है, इसमें कहीं भी आपको कार्बन नहीं दिखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, LPG कुकिंग गैस में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? दोस्तों LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो प्रोपेन कम मात्रा में होता है, ब्यूटेन अधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन आ जो है ब्यूटेन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में ये कई बार पूछा जा चुका है। 2017 के पेपर में ये पूछा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज, बुखार, कैंसर या कॉलरा? राइट आंसर है डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्वनि की माप की जाती है मीटर में, किलोमीटर में, पास्कल में या डेसिबल में? तो ध्वनि की माप, ध्वनि की तीव्रता की माप डेसिबल में की जाती है, और ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग होता है? पानी, पोटेशियम, सोडियम या ग्लूकोज? राइट आंसर है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? युवावस्था में, बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? राइट आंसर है गर्भावस्था में। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोरोना रोग है। कोरोना रोग आपको पता ही है, इस समय भी चल ही रहा है। क्षय रोग है, वंशानुक्रम है, संक्रामक है या असंक्रामक है? तो लोग आपस में एक दूसरे से दूर क्यों बैठते हैं, एक दूसरे के सामने मास्क लगा के क्यों रहते हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है, यह क्या है? एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? इंसुलिन, विटामिन डी, पैरासीटामोल या एम्पीसिलिन? राइट आंसर है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या फिर 5? राइट आंसर है 3 प्रकार का होता है। दोस्तों इन 3 प्रकारों में कौन कौन से होते हैं? जो पहला होता है वो होता है आवश्यक उच्च रक्तचाप, दूसरा होता है डाइवर्जेंट उच्च रक्तचाप और तीसरा होता है कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप। तो ये तीनों का नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है कब मनाया जाता है, आप लोग आंसर करिए इसका। 5 जून, 7 जून, 8 जून या 9 जून? राइट आंसर है ऑप्शन आ 5 जून। क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? 15 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक या 150 किलोमीटर तक? राइट आंसर है 60 किलोमीटर तक। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बर्फ का तापमान कितना होता है? बर्फ का तापमान आप सभी को पता है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? गलन, वाष्पन, संघनन या जमना? जब द्रव जल वाष्प में बदलता है, यानी कि आप जब द्रव को गर्म करते हो, पानी को, दूध को गर्म करते हो, तो क्या निकलता है उसमें से? भाप। तो उसे हम कहते हैं वाष्पन। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। दोस्तों जो फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, वो होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में। तो सी यानी कि सेंटीग्रेड की वैल्यू हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया है। इसके बाद इंटू 9/5 प्लस 32। अब यहाँ पर आप देखिए फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिलेगी हमें, तो यहाँ पर हमने 5 से इसको 20 को कट किया। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया 36, 4 इंटू 9 36 आ गया, प्लस 32, इन दोनों को ऐड किया हमने, ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन द जो है ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर सी नहीं, सेंटीग्रेड नहीं, बल्कि क्या होगा? फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या होगा? फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन द जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्वारा,
गतिज ऊर्जा द्वारा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ब, गतिज ऊर्जा द्वारा। किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है गतिज उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है, यह चमकदार होता है, इसका वाष्प दाब कम होता है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन आ, इसका क्वथनांक अधिक होता है। थर्मामीटर बनाने में पारे का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है। इसके अलावा यह पारा जो होता है ये उस नली में चिपकता भी नहीं है, थर्मामीटर की नली में चिपकता भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ऊष्मा का जो प्रसार होता है वो एक समान होता है, इसीलिए ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूर्य का ताप नापा जाता है पारे के तापमापी द्वारा, स्थिर आयतन गैस तापमापी द्वारा, प्रतिरोध तापमापी द्वारा, या फिर उच्च तापमापी द्वारा। राइट आंसर है उच्च तापमापी द्वारा या उत्तापमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल के बराबर होता है, या 4.18 इंटू 10 के पावर 2 जूल के बराबर होता है, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल के बराबर होता है, या 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल के बराबर होता है। दोस्तों 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक है कांच, लकड़ी, तांबा या कागज। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सा, तांबा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, द्रवों में ऊष्मा का संघटक होता है चालन द्वारा। यहां पर दोस्तों संगठन नहीं होगा बल्कि क्या होगा? संवहन होगा। चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, या वाष्पन द्वारा। दोस्तों द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है, यहाँ पर संवहन भी नहीं बल्कि क्या होगा? संचरण होगा। तो ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, या वाष्पन द्वारा। तो द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन एवं संवहन दोनों के द्वारा होता है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 है, सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, हवा द्वारा, या वाष्पन द्वारा। दोस्तों सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक कैसे आती है, या सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कैसे आती हैं? विकिरण के माध्यम से। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कुकर में प्लास्टिक का हैंडल किस लिए लगा होता है? क्योंकि वह देखने में अच्छा लगता है, खर्च कम होता है, हैंडल गर्म ना हो, या कंपनी को का पता चले। आपको पता है कुकर में प्लास्टिक के हैंडल क्यों लगे होते हैं? कुकर में नहीं, जो पैन होते हैं पकड़ने वाले उसमें भी क्यों लगे होते हैं प्लास्टिक के हैंडल? क्योंकि प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है और यह गर्म नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है हैंडल गर्म ना हो इसलिए लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा? तो आप जिस भी अक्षर को यहाँ पर अगर यच को आप दर्पण में देखोगे तो आपको यच की तरह ही दिखाई देगा, वी को देखोगे तो आपको वी दिखाई देगा, एम को देखोगे तो एम ही मिलेगा, लेकिन एन आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, एन आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, फूंक मारने से, खींचने से, या आघात से। तबला कैसे बजता? आघात करने से, चोट करने से ना उस पर, तो ऑप्शन दा जो है आघात से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, आघात से, खींचने से, या फूंक मारने से। राइट आंसर है खींचने से, जो तार होते हैं उनको खींचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या निर्वात में। राइट आंसर है ठोस में। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है 1/10 से, 1/100 से, 1 से, या 10 से। राइट आंसर है दोस्तों 1/10 से। क्वेश्चन नंबर 62 है, बैरोमीटर से मापा जाता है दाब, संवेग, ऊर्जा, या वायुमंडलीय दाब। राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 है,
ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रमुख कारण है वो है वायु प्रदूषण। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वे क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक या अल्प पारदर्शक? अभी ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है कि जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है उन्हें हम कहते हैं अल्प पारदर्शक पदार्थ। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत या अल्प पारदर्शक? ये क्वेश्चन भी अभी आपने देखा है इसी वीडियो में। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया छाया नहीं बनती है? तो बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी की उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता, दोस्तों जब चंद्रमा, ये है मून, ये है सन और ये है बीच में अर्थ, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो आपको पता है कि चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, आप लोग को पता है ना। तो जब सन की जो लाइट है वो चंद्रमा को नहीं मिलती, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी की छाया कहाँ बनेगी? किसी भी वस्तु पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसकी छाया बनती है ना, ये तो आपको पता है। आपके ऊपर भी अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आपकी छाया भी बगल में बनेगी। तो पृथ्वी पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो पृथ्वी की भी कहीं ना कहीं छाया बनेगी ना, तो वो छाया बनती है, चंद्रमा पर जाती है, तो चंद्रमा इस समय क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों चंद्र ग्रहण, तो ऑप्शन जो स है खंड चंद्र ग्रहण, इसको हम लगाएंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि खंड चंद्र ग्रहण ही हो। तो जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सिर्फ आप इतना याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश तो चंद्रमा पर पड़ ही रहा है लेकिन पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है, तो दिखता नहीं है सूर्य, तो इस वजह से ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया। और चंद्रमा कहाँ आ गया? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। तो चंद्रमा की उपछाया कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य दिखाई देता है पृथ्वी से, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर चंद्र ग्रहण केवल आंसर सही होगा, आपको इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पर पूर्ण दिया है, खंड दिया है, लेकिन आपको चंद्र ग्रहण ही मिलेगा ऑप्शन में। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब भी ये सिचुएशन आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। अगर पूरी छाया पड़ेगी पृथ्वी की तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा इस कंडीशन में, पहली वाली। अगर कम छाया पड़ेगी तो खंड चंद्र ग्रहण होगा, बस सिंपल सी चीज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 अब हम देखेंगे, जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, संघनन। आपको मैंने बताया है कि नदियों में जो पानी भरा होता है या समुद्रों में वो जो वाष्प बन करके ऊपर उठता है फिर बादल बनते हैं, यानी कि यही वाष्पीकृत बूंदे फिर जाकर के ऊपर क्या होती है? द्रव के रूप में बदलती हैं, बूंदों के रूप में बदल जाते हैं और फिर हमें बारिश के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन द जो है संघनन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बर्फ का तापमान कितना होता है? आप सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 69 है, उष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक है, माध्यम आवश्यक नहीं है, वायु आवश्यक है या ठोस आवश्यक है? उष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर वायुमंडल या गैसें ना भी होती तो भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता। तो ऑप्शन बा जो है माध्यम आवश्यक नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द्रवों में उष्मा का संचरण कैसे होता है? ये क्वेश्चन भी अभी आपने देखा है, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा या संवहन द्वारा? राइट आंसर है संवहन द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन आ, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है, ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंडुआ रोग लगता है नींबू में, आलू में, गेहूं में या लौकी में? राइट आंसर है गेहूं में लगता है।
क्वेश्चन नंबर 73 है प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स या लाल रुधिर कणिका। राइट आंसर है लाल रुधिर कणिका। क्वेश्चन नंबर 74 है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबित बल को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा, दाब, कार्य या आवेश। राइट आंसर है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। P इक्वल टू F अपॉन ए। अगर एक जगह पर 1 मीटर स्क्वायर हम रख देंगे तो एकांक क्षेत्रफल यानी कि P बराबर F हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगीन करने में क्या प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लकड़ी का कोयला, सुगर चारकोल, जंतु चारकोल या लैंप ब्लैक। राइट आंसर है जंतु चारकोल का प्रयोग हम करते हैं। आपको मैंने बताया है कि जानवरों की हड्डियों का चूर्ण प्रयोग करते हैं हम गन्ने के रस को चीनी, बिल्कुल चीनी बनाने के लिए, गन्ने के रस से उसको बिल्कुल व्हाइट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, गैस में, द्रव में या निर्वात में? राइट आंसर है ठोस में होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम कौन सा है? पास्कल का नियम, थार्डाइक का नियम, आर्किमिडीज का नियम या न्यूटन का नियम? न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, आपको पता है। थार्डाइक का नियम तो आपको पता है मनोविज्ञान से संबंधित है। और पास्कल का नियम जो ऑप्शन आ है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 है मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है? जठर रस, थायरॉक्सिन, शर्करा या इंसुलिन? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 79 है अवतल दर्पण होता है बीच में मोटा किनारे पर पतला, बीच में पतला किनारे पर मोटा, एक समान मोटाई का या पूरा समतल। जो उत्तल दर्पण होता है वो कुछ इस तरीके से उभरा हुआ, उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। तो आप देखोगे ये बीच में मोटा है, आप देख रहे हो ना ये बीच में मोटा है। कैसा है? बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। यहाँ कैसे है? पतला है। और जो अवतल लेंस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो अवतल लेंस इस तरीके का होता है तो यहाँ पर आप देखोगे ये बीच में पतला होता है लेकिन किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। किनारों पर क्या होता है? मोटा। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है बीच में पतला किनारे पर मोटा, ये राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? विषाणु, जीवाणु, अमीबा या कवक? राइट आंसर है ब जीवाणु। आपको पता है पनीर कैसे बनता है, सिरका कैसे बनता है, डबल रोटी कैसे बनती है? इन सभी में सूक्ष्म जीवाणु पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तभी ये चीजें बन पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आ में मेथेन का फॉर्मूला है, ऑप्शन बा में एथेन का फॉर्मूला है, ऑप्शन सा जो यहाँ पर दिया है ये दोस्तों एथिलीन का फॉर्मूला है। तो बचा कौन? ऑप्शन दा C2H2। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, आपको पता है यही क्या है? एसिटिलीन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 82 है जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तब प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। ऑप्शन सा है उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा या ऑप्शन दा है सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन अ उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 83 है हरित लवक रहित पौधों का समूह है? शैवाल, कवक, अनावृत बीजी या उपरोक्त सभी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा कवक। क्वेश्चन नंबर 84 है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं? आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में नहीं? राइट आंसर है चारों दिशाओं में। दोस्तों इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट मैंने सारे करा दिए आपको। पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे साइंस के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट मैं करा रही हूँ, केवल वो विकल्पीय ही नहीं। और आप लोग सभी क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिए, जिन भी प्रशिक्षुओं ने भी क्लासेस नहीं पढ़ी है पढ़ लीजिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय की वीडियोस को आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, हर एक विषय के राजन सीरीज, पवन सीरीज को आप सॉल्व करिए और हर एक विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ वो भी करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए।
एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों।